जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साइको शायर का। बस अब ऐसे लग रहा है पैसे देके तालियां बजा रहा हूँ। यहाँ पे कौन है जो स्टैंड अप कॉमेडी का शो समझ के आया है? कोई नहीं है? होते हैं, मुझे पता है, बुक माई शो पे कुछ भी दिख जाए, बस बुक कर लेना है घर से बाहर। ऐसा कोई नहीं है ना? तो सब लोग कविताएं सुनने आ गए? क्या बात कर रहे हो? 1.5 घंटे झेल पाओगे? बोरिंग नहीं लगती कविताएं? मैं खुद ना सुनूं? थोड़ा सा वाहियात ही कॉन्सेप्ट है कविताओं का, क्योंकि बहुत ही एग्जैजरेट कर दिया है कवियों ने कि कविताएं मुश्किल होती है, कविताएं फला होती है, ढिमका होती है। तो उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो राम और कर्ण सुनने की मंशा से आए हैं। क्या बात है, बहुत गंदा कटा है आपका। बात दरअसल ये है ना कि कवियों के बारे में बहुत ही एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि कवि है तो वो एक जोन में लिखेगा, एक उसका जॉनरा रहेगा, उसके बाहर वो कभी लिखे नहीं लिखे हमें नहीं पता। हरिवंश है तो मधुशाला लिखेगा, दिनकर है तो रश्मि रथी लिखेगा, है ना। साइको शायर है तो राम लिखेगा। भाई देखो, बात यह है ना कि क्यों हमें प्यार नहीं होता, हमारा दिल नहीं टूटता। कविताएं, मतलब मुझे लगता है कि कविताएं एक जंगल की तरह होती है, जिसमें से कोई चींटी या पत्ता भी हटाने की आप कोशिश मात्र करो तो जंगल अधूरा सा लगने लगता है। तो आज आपको पूरा कविताओं का जंगल दिखाएंगे, स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, हर तरीके की कविता सुनाएंगे। बहुत सी कविताएं आपको ऑकवर्ड कर सकती हैं। बहुत सी कविताएं अगर माँ बाप को लेके आए हो तो, और अगर बहुत सी कविताएं बच्चों को ही लेके आए, छोटे बच्चों को अपने लेके आए कोई, हाँ क्या बात है। एक छोटे 16 के नीचे वाले, है ना। और मुबारक हो, आपका बेटा बड़ा होके जाएगा। कुछ कविताएं आपको हल्का सा गुदगुदाएगी, कुछ कविताएं आपको मायूस कर सकती है, कुछ कविताएं आपको सच में एक चप्पल फेंक के मारने का मन करेगा कि ये क्या सुना रहा है, ये सुनने के लिए तो हम नहीं आएंगे। और ये सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है? तैयार है सब? क्योंकि शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये मेरा धंधा है, आपकी भाषा में कहा जाए तो व्यापार है कि मैं लफ्ज़ बेचता हूँ, है ना। मैं लफ्ज़ बेचता हूँ, तुम खरीदते हो, व्यापार अच्छा चल रहा है आजकल। मैं लफ्ज़ बेचता हूँ, तुम खरीदते हो, व्यापार। मैं झूठ लिखता हूँ, तुम सच पढ़ते हो, अखबार अच्छा चल रहा है आजकल। मैं लफ्ज़ बेचता हूँ, तुम खरीदते हो, व्यापार अच्छा चल रहा है आजकल। मैं झूठ लिखता हूँ, तुम सच पढ़ते हो, अखबार अच्छा चल रहा है आजकल। मैं दिए जलाता हूँ, तुम आग लगाते हो, त्योहार अच्छा चल रहा है आजकल। और मैं खुद को परोसता हूँ, तुम नोच खाते हो, इफ्तार अच्छा चल रहा है आजकल। पक्का कविताएं सुनने आ गए हो? कोई कॉमेडी की मंशा से नहीं आया है? कविताओं का शो है और कविताएं सुनने की कुछ चीज़ें होती है, कुछ अदब होती है, कुछ नियम होते हैं। पहले एक बता देते हैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए कि जिसमें तालियां बजती है ना, उसे कहते हैं कार्यक्रम। जब जैसे लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें तालियां बजती है उसे कहते हैं कार्यक्रम, और जिसमें तालियां नहीं बजती उसे कहते हैं क्रियाक्रम, है ना। तो ये क्या है? दूसरा, शो के बीच में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको हाथ ऊपर करके जवाब देना है, समझ गए? हाँ या ना? क्या बात है। ट्विस्ट ये रहेगा, जिनका हाथ नीचे है उनको भी पूछूंगा। तीसरा, ऐसे हाथ बांध के कोई नहीं बैठेगा। जज नहीं कर रहे हो मुझे, पैसे तुमने दिए हैं मुझे ताकि मैं तुम्हें सुनाऊं। क्या है ना कि इंसान बहुत ही अजीब नस्ल है, पता है। आप, मैं, हम सब जितने यहाँ पे मौजूद हैं, इंसानों ने ही डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द स्मार्टेस्ट। समझ रहे हो तुम? अब इस बात का कुछ सेंस बन रहा है?
कि पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में सिर्फ इंसानों ने मिलकर यह तय किया कि वी आर द स्मार्टेस्ट क्रीचर्स ऑन द अर्थ। ये तो वही बात हो गई कि सारे अंग्रेज मिलकर कह रहे ग्रेट ब्रिटेन, हमें कहने दो। बहुत ही अजीब नस्ल है वो छाती पे कभी देखा है कि कोई घमंडी शेर है, घमंडी चूहा है, घमंडी हाथी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान एक ऐसी नस्ल है जो छाती पे घमंड लेके घूमती है। जब किसी अनजाने से मिलना होता है, किसी अनजाने को सुनना होता है, तो छाती पे इतना बोझ, इतना घमंड लेके घूमते हैं, आप, मैं, हम सब, कि जितने जेब में पैसे भी नहीं होते। तो आपको हाथ ना बांधने के लिए मैंने इसीलिए कहा कि कहीं ना कहीं छोटा सा जो साथ में लेके आते हैं हम घमंड की, सुना के दिखा वो थोड़ा सा हटाएंगे, एक शीशे की दीवार है उसको मिटाएंगे, तोड़ेंगे और फिर रूबरू होंगे, एक कनेक्शन बनेगा, आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मुझे आपकी नज़रें दिखेगी, आपके जज्बात दिखेंगे, आपकी तालियां दिखेंगी, तब मज़ा आएगा। अगर यदि कभी लगे आपको इस शो के बाद जब अगले दिन घर जाओ और फिर शहर को सुबह बाहर निकलो, तो अगर लगे कि नहीं यार बहुत ही घमंडी हो चुका हूँ आजकल, हो चुकी हूँ आजकल, तो शीशे में देखना है आपको और कहना है खुद से कि उड़ा ना कर चार चवन्नियों के जोर पर, है ना? क्या कहना है कि उड़ा ना कर चार चवन्नियों के जोर पर, तेरे जेब में सिक्के हैं तभी तो ज्यादा बचते हैं। उड़ा ना कर चार चवन्नियों के जोर पर, तेरे जेब में सिक्के हैं तभी तो ज्यादा बचते हैं। अगर इतना ही घमंड पैसों का तो खरीद के दिखा वो जो पहले बारिश के मोती आंगन में सजते हैं। उड़ाना कर चार चवन्नियों के जोर पर, तेरे जेब में सिक्के हैं तभी तो ज्यादा बचते हैं। अगर इतना ही घमंड पैसों का तो खरीद के दिखा वो जो पहले बारिश के मोती आंगन में सजते हैं। खुद को तबाह कर मिट्टी को महका दे, चलो उन बूंदों से कुछ सीखते हैं। और नोटों की नाव बना, छोड़ आ पानी में और बैठ आज बरसात पे कुछ लिखते हैं। तो देख उस कीचड़ को ऐसे जैसे, अब अगली बार जब बारिश होगी तो आपको बरसात कैसे देखनी है बताते हैं आपको, ठीक है? कि देख उस कीचड़ को ऐसे जैसे, देख उस कीचड़ को ऐसे जैसे माशुका की सांवली पीठ हो प्यारे। बस मर्द जात खुश हो गई। अगली लाइन सबको रिलेट होगी, ठीक है? देख उस कीचड़ को ऐसे जैसे माशुका की सांवली पीठ हो प्यारे, सूंघ उस मिट्टी को ऐसे जैसे ग्लास में विस्की नीट हो प्यारे। देख उस कीचड़ को ऐसे जैसे माशुका की सांवली पीठ हो प्यारे, सूंघ उस मिट्टी को ऐसे जैसे ग्लास में विस्की नीट हो प्यारे। सुन वो बरसात की टप टप जैसे रंभा के पैरों ने ताल पकड़ा हो। सुन वो बरसात की टप टप जैसे रंभा के पैरों ने ताल पकड़ा हो। फिर ठंड से रोंगटे खड़े होंगे मानो माशुका ने दांतों से गाल पकड़ा हो। कुछ कुछ ऑकवर्ड चेहरे दिख रहे हैं हमें, मजा आ रहा है। समझ गए शो के कुछ नियम हैं आपको। यदि कुछ कविता, कुछ नज़म, कुछ गज़ल अगर समझ में आ जाए, मज़ा आ जाए सुन के, बहुत ही मतलब बाल नोचने का मन करे, है ना, तो जोर से तालियां बजानी है। कैसे? और यदि कुछ एक चीज़ है जो समझ में ना आए, सर के ऊपर से चली जाए, तो और जोर से बजानी है ताकि बाजू वाले को लगे कि वो प्रखंड मूर्ख है, तुम ब्रह्मांड स्वामी हो। सुनाएंगे आपको, राम सुनाएंगे, कर्ण सुनाएंगे, जिस कविताओं के लिए मुझे लोग पहचानते हैं वो सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जर्नी पे आपको लेके जाएंगे, वो कविताओं की जर्नी होगी, ठीक है? अब समझ में आ गया मैं कवि हूँ? हाँ, इतना बताना पड़ता है। तो देखिए, मैं कवि हूं तो मेरी कविताओं में मायने होते हैं, मेरी कविताओं में आईने होते हैं। जब जज्बात भर भर कर दिखाने होते हैं तो मेरी कविताओं में मैखाने होते हैं। मैं जो देखता हूं वो मैं लिखता हूं, जो मैं लिखता हूं वो मैं देखता हूं। ये चांद होता है कविताओं में मेरे कविताओं में दाग भी होते हैं, ठंडा करते हैं कलेजा कभी, तो मेरे लफ्ज कभी आग भी बोते हैं। भोगता रहता है रात दिन, मैं शहर पे ध्यान देता नहीं है। कभी अक्सर कहते हैं कि मैं बहर पे ध्यान देता नहीं, पर देखिए मैं शाम देखता हूँ, शहर में राम देखता हूँ माँ बाप और चरणों में धाम देखता हूँ। आज इतनी सिंपल कविताएं रखेंगे, ठीक है? क्योंकि एक तो बड़ा मुश्किल होता है आसान कविताएं लिखना, दिल निकाल कर रखना पड़ता है दिल बहलाने के लिए।
पहले मुझे लगता था ये तालियां मेरे लिए बजती है, फिर धीरे धीरे पता चला ये जो तालियां बजती है इसलिए मैं हूं। पहले मुझे लगता था लोग पैसे देकर मुझे सुनने आते हैं, फिर धीरे धीरे पता चला लोग तो पैसे देते हैं पर खुद को सुनकर जाते हैं। तो आज आपकी ही कहानियां हैं, वो आपको ही सुनाएंगे, आपको ही हंसाएंगे, आपको ही रुलाएंगे। वो सारी चीज़ें आज होने वाली है। एक जर्नी पे पहले लेके जाएंगे आपको, बहुत ही प्यारी सी जर्नी है। एक ट्रेन निकलने वाली है जिसके 3 स्टॉप्स हैं पूरे शो में। एक बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा वर्तमान, क्योंकि मैं किसी को बूढ़ा नहीं समझता। एक एक करके हर एक स्टॉप पे आपको उतारेंगे, आपको दिखाएंगे ये स्टॉप, ये शहर, ये बचपन ना होगा कैसे दिखता है, फला ढिमका, है ना। मज़ा आएगा आपको, आगे आगे मेरे साथ जर्नी पे चलना है। तैयार है सब? जाना है सबको बचपन में? लेके चले बचपन में सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? घंटा लेके जाएंगे बचपन। क्यों भाई? अब बचपन गया नहीं, तुमने उसे कुत्ते की तरह लात मार के भगाया। अब तो जो चाहे खा सकते हो, जहाँ चाहे जा सकते हो, जिससे चाहे मिल सकते हो, जो चाहे पहन सकते हो, जैसे चाहे रह सकते हो। जिस चीज के लिए तुमने बचपन कुर्बान कर दिया, जिसकी चीज के लिए तुम जवानी के पीछे लाड़ टपकाते घूम रहे थे, वो तो मिल गई, वो तो आपके पास है। तो पहले बताओ कि बचपन में वापस क्यों जाना था, या बचपन क्यों अच्छा था? सवाल जवाब खेलेंगे, ठीक है? हाथ ऊपर करके जवाब देना। जी मैडम। जी जी जी। नहीं, जब तक आपका जवाब नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड इनोसेंस, क्या बात है, ताली। इतना खूबसूरत जवाब लेके बैठे हो आप यार। इनोसेंस, वक्त में पीछे जा देखी शख्सियत निचोड़ कर, मैं सब कुछ ले आया था बस मासूमियत छोड़कर, है ना। इनोसेंस। और बचपन क्यों अच्छा था, क्यों जाना है वापस? जी, आज़ादी थी, क्या बात है, एक एक फ्रीडम हुआ करता था। जी सर। बेफिक्र रहते थे। जी सर। माँ का प्यार। जी सर। आगे पीछे कौन था? और हाँ, जिम्मेदारियाँ। मुँह ही किलस जाता है ना। ये जिम्मेदारी के कुएं में हम अपना हुनर फेंकते रहते हैं, फिर नींद नहीं आती है और सपने देखते रहते हैं। जिंदगी के इस गाने में वैसे भी कोई हरकत नहीं और इन साले सपनों को सच होने की फुर्सत नहीं। डटे रहते हैं फिर भी हर दिन, वक्त से वक्त चुराते हैं, कभी उठाते हैं नजरों में खुद को, कभी खुद ही को नजरों से गिराते हैं। और ये सपने बड़े नहीं होते, हम बड़े हो जाते हैं। माँ की गोद से उठते हैं, मेट्रो में खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे भटक जाऊंगा बीच बीच में, आपको वापस लाना है, ठीक है? और जी सर। जो हिंदी भाई है वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन बहुत ही प्यारी बात है, बाद में गूगल कर लेना। रूल नंबर 2। मैडम आप बताओ। हाथ ऊपर ही नहीं आ रहे। जी, बची थी ना आप? खुश रहते थे, फिर अब क्या दिक्कत है? खुश रहने का मन नहीं करता? रह नहीं पाते? इसमें हो। मेरे पास एक ही जोक है, ठीक है? जी सर। पैसों का टेंशन नहीं था, क्या बात है। और आप बताओ सर। आप? जी हाँ, पीछे देख रहा हूँ। आप? जी, बेफिक्र रहते थे, क्या बात है। और जी सर। जिज्ञासा, तालियां यार, जिज्ञासा। जी सर। जी। हाँ, दुख की व्याख्याएं अलग थी। क्या खूबसूरत जवाब दिया, दुख की व्याख्याएं ही अलग थी। मैंने सवाल क्यों पूछा पता है? ये सवाल जब मैंने पूछा, किसी का हाथ ऊपर आया, किसी का हाथ नीचे रह गया, लेकिन जवाब सबके पास था। ये जो हिचकिचाहट है इसे जवानी कहते हैं, इसलिए बचपन अच्छा था। लेके चलेंगे आपको बचपन में, ठीक है? और सारी सैर कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल है ना, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें स्लैम बुक पता है क्या होती है? क्या बात है, पढ़े लिखे लोग हो यार। यहाँ पे कौन सी स्लैम बुक नहीं पता है क्या होती है? क्या बात है। तो देखिए, बताते हैं आपको, जिनके हाथ दूसरी बार ऊपर आए थे, बड़े ही खुश नसीब लोग हो आप, क्योंकि बड़ी ही वाहियात चीज होती है
जिन्हें नहीं पता है एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट में कि स्लैम बुक मतलब वो एक इन्वेंशन है, जितना मेरा ख्याल है कि वो एक इन्वेंशन है उन बच्चों की। वो बच्चे नहीं थे महंगे महंगे स्कूल वाले, मतलब महंगे स्कूल और वो बहुत ही महंगे घर से आने वाले बहुत ही मीठे मीठे बच्चे। वो तो क्या हुआ? अच्छा मीठा बोल दिया इसलिए। ये हिंदी अंग्रेजी का अलग चला रहे हो यार। सर आपको स्वीट बोल दूं अच्छा लगेगा, है ना? सर आपको मीठा है। देखो मेरे कहने का मतलब है स्वीट स्वीट प्यारे वो बच्चे इतने प्यारे होते हैं यार कि शरारतें माँ बाप से पूछ के करते। बताओ तो किसी एक के दिमाग में मुझे लगता है ना खुराफात आई होगी कि यार ये जो स्कूल की यादें हैं, दोस्तों की यादें हैं, क्लासरूम की यादें हैं, ये ऐसे ही निकल जा रही है। इसको दर्ज करना कितना बड़ा थॉट है, समझ रहे हो? किसी कॉपी में दर्ज कर ले, नोट डाउन कर ले, बाद में बड़े होके पढ़ेंगे कितना मजा आएगा। ख्याल बहुत बढ़िया था। फिर एक बंदे ने एक नोटबुक ली, उसका नाम हटा के स्लैम बुक रख दिया, क्यों पता नहीं, ठीक है। और वो स्कूल में लेके गया, फिर अपने दोस्तों को कह रहा है कि ये लेके जाओ और अपने उसमें अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना, फिर आपका नाम, बाप का नाम, फला ढिमका, ये सब ठीक से अच्छे से चल रहा है, ठीक है, सब अच्छे से जा रहा था। फिर उनमें से किसी एक हरामजादे ने वो कॉपी उठाकर स्टेट बोर्ड वाले के हाथ में डाल दी, हमारे जैसा। अब उसके बाद वो जो कॉपी जिल्लतें सह रही है, अब उसमें लिखा जा रहा है आपका नाम, बाप के नाम में दोस्त का नाम, क्रश के नाम में अंग्रेजी वाली मैडम। उसके ठीक नीचे आता था व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। तो बताओ भाई कितने साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, बेशर्म हंस रहे हैं। पायलट तो पक्का होगा ना, एस्ट्रोनॉट तो होना ही चाहिए। इंजीनियर कितने हैं, हाथ ऊपर नहीं करते। इसका मतलब तुम समझते हो कि जिंदगी के हाथ में हमने खुद की ही डोर कुछ इस कदर दे रखी है कि जिंदगी साली खींच नहीं रही, घसीट रही है। इसलिए बचपन अच्छा था। तो आपको बचपन में लेके जाएंगे, ये जो शो की पहली कविता है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन इस कविता का शीर्षक, ये टाइटल मेरे पास नहीं है। ये टाइटल मैंने आप पे छोड़ रखा है। उस कविता का जो शीर्षक है वो वही है जो आपने बचपन में सपना देखांगा कि पायलट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फला ढिमका। तो उसी को इस कविता का शीर्षक बना लेना है और अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? कविता मेरी रहेगी, अब आपकी होने वाली है, ठीक है? कर लिया सबने एडजस्ट, अपना अपना टाइटल खोज लिया, हाँ या ना? हाँ। क्या कुछ पाबंदी थी ना तब? देखो कुछ पाबंदी थी ना तब। न था सवाल रोटी का, खुले बालों का हरगिज न था वो दौर था सर पे चोटी का। कुछ पाबंदी थी न तब, न था सवाल रोटी का, खुले बालों का हरगिज न था वो दौर था सर पे चोटी का। घुटनों की जख्मों को हम यूं थूक से मिटाया करते थे, घुटनों की जख्मों को हम यूं थूक से मिटाया करते थे। खून निकल आ जाए कहीं तो उसमें मिट्टी भरते थे। जरूर कुछ तो मतलब बनता होगा इन सब बातों का, वरना नादानी में न जीते जो दौर था जज्बातों का। अरे 6 दोस्त 6 चम्मच 6 दूजा 12 की भेल, घर से 2-2 रुपए मिलते थे। अब हमें तो 2-2 रुपए मिलते थे, है ना? आपके हिसाब से करेंसी भी एडजस्ट कर लो कि 6 दोस्त 6 चम्मच 6 दूजा 12 की भेल, गंदे कपड़े मैले जूते बालों में भर भर कर तेल। खैर याद कर बचपन की बातें आज भी खुद को कोसता हूँ, और बैठ अकेले तन्हा कमरे में आज भी मैं ये सोचता हूँ कि क्या होता अगर उम्र न बढ़ती, ना होता जोश जवानी का, तो शायद मैं भी जी रहा होता शीर्षक मेरी कहानी का। बुरा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको ना जवानी का झांसा जो है ना वो था तो खूबसूरत। मतलब ऐसे लग रहा था कि दूर से जब देख रहे थे ना जवानी को, तो ऐसे लग रहा था कि नेटफ्लिक्स का लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ही मिल जा रहा है, वो भी फ्री में। लपक लो, जैसे ही लपक लिया, हाथ खोला, पता चला नटखट अमेरिका निकल गया वो। अब महिलाएं चिंतित हैं, मर्द जात खुश है। खबरदार अगर महिला मित्रों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो नहीं चाहिए था, नेटफ्लिक्स चाहिए था। जो ख्वाहिशें थी वो पूरी करनी थी, जिस चीज़ को जवानी समझे थे उस जवानी को हमें अपनाना था। ये नया क्या आ गया हमारे हाथ में, ये नहीं चाहिए था। ये जवानी का झांसा ज़रा
जरा अलग है, जरा 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 परेशान करने वाला है, जरा जरा धोखाधड़ी हुई हमारे साथ, ऐसे लगा है ना. लेडीज इन द हाउस गिव मी अ चीयर. क्या बात है. मर्द जात इन द हाउस गिव मी अ चीयर. बदतमीजी का अंतर देखा आपने. मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को शरीर और समझदारी के हिसाब से जवानी आ जाती है. वो जवानी के पीछे भागती नहीं है. उनका होता है कि शरीर और समझदारी, अपनी अकल लेके हम दरवाजे पे खड़े रहेंगे. जब जवानी दस्तक देगी दरवाज़ा खोल के अपना लेंगे. बहुत ही प्यारी नस्ल होती है ये. इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है. लेकिन ये तो ये मर्द जात है, इन्हें जवान होना होता है. लॉ ऑफ नेचर को बेंड करना चाहते हैं ये लोग. महिलाओं की एक बात बता दें कि जिस मर्द के साथ आप आए हो या जिसको आप घर का जिम्मेदार मर्द समझते हो, कतई जिम्मेदार नहीं. अगर आज लेडीज, महिलाएं यहाँ पे इस शो में नहीं आई होती, सिर्फ अगर मर्द जात होती और यहाँ पे मैं रिमोट कंट्रोल की गाड़ी छोड़ देता, बिना पलक झपकाए 2 घंटा ये नस्ल उसे देखती रहती और बाहर जाके बताती कि साइको शायर का शो देखा है. मजे ही आ गए. एंड में जो उसने ड्रिफ्ट मारी थी, आए हाय पैसे वसूल. सिंपलेस्ट क्रीचर्स ऑन दी प्लैनेट अर्थ. नहीं है समझदार, क्योंकि सिंपल है. इतना सिंपल है कि सारे मर्दों का जवानी का किस्सा एक ही है. यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाया. अब हर एक लड़की को अलग अलग किस्म, अलग अलग तरीके से जवानी आई होगी. किसी को मेकअप करना अच्छा लग गया होगा, किसी को साड़ी पहनना अच्छा लग गया होगा. कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं, उनकी यादें हैं कि यार वो लगा था कि झुमका पहन लिया और आईने में देखा, बिंदी लगा ली, मजे आ गए, है ना. तो उस तरीके से आपको जवान हुए. लेकिन ये सारी मरद जात, इन्हें जवान होना था. लेकिन सबकी मेथड एक ही है. पोल खोली जाए महिलाओं, आया ना. नहीं कह रहे. खोलेंगे, इसी के पैसे लिए. मैं सुनाऊंगा, मेरी अप्लाई सब पे होगा. सुना है मेरी जवानी का किस्सा? सुना है. तो हम थे, आया ना बोलो पहले. तो हम थे 3 दोस्त और 12th के पेपर हो गए ख़त्म. तो वहीं पे हम ग्राउंड पे मिले. एक ने कहा कि भाई यार अब जवान होते हैं. दूसरे ने कहा हाँ होते, मजा आएगा. तो मैंने कहा कि कब होते हैं? फिर पहले ने कहा कि शनिवार शाम 7 बजे. दोनों क्या कर रहे हैं? आपको हंसी आ रही है, लेकिन मर्द जात समझ रही है कहाँ जा रही है ये चीज. कुछ भी नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं कर रहे थे. तो तय हुआ कि शनिवार शाम 7 बजे, डॉट 7 बजे जवान होते हैं. अब सबसे अहम सवाल कि कैसे होते हैं. तो किसी एक सिद्ध आत्मा ने, जो वर्षों से इस पृथ्वी मंडल पे भटक रही है, उसने इन मर्दों के कान में एक बात कही है कि बियर पियो जवान हो जाओ. बियर पियो जवान हो जाओ. ये उठपटांग बात नहीं है. उठपटांग बात यह है कि हमने मान लिया कि मर्दों वाली कुछ चीज करेंगे, दारू पिएंगे जवान हो जाएंगे. तो हमने क्या किया कि मेथड नंबर 1 चूज करी कि शराब पिएंगे जवान हो जाएंगे. शुक्रवार का दिन आया, बाप के बटुए से पैसे चुराए, 90 90 और 90 ईमानदारी से. फिर शनिवार का दिन आया, पास वाले ठेके पे चले गए, मेनू कार्ड खोला, पता चला कि जरा दूर के ठेके पे आ गए, हमारी औकात के. क्योंकि वहाँ पे वो जो किंगफिशर थी वो थी नहीं, और जो थी बाकी हमें पता थी नहीं. अब इस 3 बच्चों का कुछ बचपना चल रहा है. ये जो कुछ चल रहा है इसे देख दूर बैठी बेइंतहा खूबसूरत मोहतरमा हमें देख के हंस रही थी. और तब हमें हंसने और मुस्कुराने का अंतर ही नहीं पता था. तो हमें लगा हमारे प्यार में पड़ गई. तो हम तीनों साथ में प्यार में पड़ गए. लेकिन इजहार नहीं कर पाए क्योंकि हस्बैंड के साथ थी. फिर बड़े हो गए, फिर पता चला बचपना था.
लेकिन जवान होने कैसे आए थे? सारी मर्द मर्द वाला कुछ काम करेंगे जवान हो जाएंगे, लेकिन ये सारी मर्द जवान तभी हुई है जब जिंदगी में पहली बार किसी खूबसूरत बला को देखा और अंदर से घंटी बजी कि बच्चे तो बच्चा नहीं रहा। ऐसे ही ये सब जवान हुए हैं कि हमने शराब मांगी, हमने शराब मांगी, वो मुस्कुराए मानो कि उनके लबों से शबाब छलक रहा हो। हमने शराब मांगी, वो मुस्कुराए मानो कि उनके लबों से शबाब छलक रहा हो। नोटों की वो गीली परत और सौंधी सी सांसों में नमी का मंजर तो देखो। बचपन ने जवानी का ताज पहनाया तो किस अंदाज में पहनाया। फिर बड़े हो गए, फिर पता चला बचपना था, फिर एक MBBS हो गया, एक CA बन गया, लेकिन लड़के सुधरते नहीं हैं। फिर भी ऐसे लगता है कि था तो पहला प्यार, और पहला प्यार भूलते नहीं है। अभी भी सोचते हैं कि यार उस दिन उनको रोक लेते हैं, दिल की बात बस कह देते हैं, वो ना करती बात की बात है ना, दिल की बात कह देते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि रुक जा ठहर जा, जरा बात बढ़ा, जरा खा बुढ़ा, जरा प्रेम का पाठ इस दिल को पढ़ा, जरा देख मुझे और नजर लड़ा, चल चुरा नजर पर हंस दे जरा, तेरे लबों की ओस मेरे लबों से सुखा, तेरे सांसों की गहराई मुझे करीब से दिखा, तेरे गालों पे बिछे उन बालों को हटा, उन बालों का बादल मेरे फूंक से मिटा, रख सीने पे सर और आंखें बंद कर, लब खोले बगैर मुझसे बातें चंद कर, एक रूह एक जिस्म होके तो देख, फिर धड़कन की लोरी सुन सोके तो देख। इसे कहते हैं हवस। और शो का लेसन नंबर 1, हर अलंकारिक कविता ताली बजाने लायक नहीं होती। सदियों से हम कभी आपको ऐसे मूर्ख बना रहे हैं, आप बनते जा रहे हो। हमें लगता था ना कि यही तो जवानी है। लड़कियों को लड़कों को जितने लोग यहाँ पे मौजूद है कि जवानी क्या है? घर से बाहर निकलना है। जवानी क्या है? माँ बाप से दूर जाना है। जवानी क्या है? मनचाही चीज़ें करना है। जवानी क्या है? ये जो घर है जो कि अभी जेल लगने लगा है उसे छोड़ना है और किसी पराये देश में या पराये शहर में कोई एक किराए का कमरा है जिसकी 4 दीवारी है, एक खिड़की है, एक दरवाज़ा है, एक तकिया है, एक कंबल है, एक खटिया है, एक पंखा है। वो मेरी आज़ादी का महल है, वो मेरी जवानी का महल है। जब घर छोड़ेंगे तब जवान हो जाएंगे। लगा था ना? याद आ रहा है कुछ? हम भी वो समझ बैठे। हमें भी लगता था कि ये तो जवानी है, यही तो करना है, घर से बाहर निकलना है, कैसे भी करना है। और हिंदुस्तान में ये चीज़ तुम अगर करनी है, तुम्हें अमूमन 2-4 चीज़ें करनी ही पड़ती है, उसके अलावा तुम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। पहले तो इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, या तो मेडिकल लेना पड़ता है, वो जो MBBS, या फिर वो CA बन जाना पड़ता है ना, या फिर आपके माँ बाप ही समझदार हैं। हम पहले ही थे, मतलब हमारा था कि यार इंजीनियर बन जाते, सबसे आसान हमें वही लगा। तो हमने तय किया कि इंजीनियरिंग ले लेते हैं। तो पहले हमने इंजीनियरिंग ले ली, देखो आपके दिमाग में गोबर है, हमें कुछ नहीं कहा, ठीक है। इंजीनियरिंग ले ली, आगे बढ़ गए। एक शहर है हमारे गांव से दूर। पहले तो एक बात के लिए क्षमा चाहते हैं कि मेरी जो हिंदी है वो बहुत ही टूटी फूटी है। मतलब मैं लिख पाता हूँ, लिख के सुना पाता हूँ, लिखा हुआ सुना पाता हूँ, लेकिन बोलता हूँ तो मराठी एक्सेंट आ जाता है, वो मराठीनेस थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना, मतलब कैसे बताएं आपको, मैं हाँ वही बता रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र के बहुत ही मैं महाराष्ट्र की यूपी से आता हूँ। कुछ सेंस बन रहा है इस बात में? वैसे नहीं, जियोग्राफिकली है ना, क्योंकि हमें एक भी हिंदी बॉर्डर नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मराठी सुन सुन के ना वो साइमल्टेनियसली बोलना लिखना ये नहीं होता है। तो मेरा यहाँ वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ वहाँ हो जाएगा, तो बस संभाल लेना उस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ सच में हिंदी किसी को नहीं आती, यहाँ तक कि हमारे मुसलमान दोस्तों को भी नहीं आती, ठीक है। तो कविताएं आपको अच्छे से सुनने को मिलेगी, बाकी ये हिंदी को आप संभाल लोगे, है ना। तो हमें लगता था कि जवानी यही, इसी को तो जवानी कहते हैं। तो हम है ना उस मराठवाड़ा से निकल के हम खानदेश पहुंच गए, महाराष्ट्र के खानदेश में। वहाँ पे जलगांव करके ज़िला है, वहाँ पे वो दरवाज़ा खोला, वो जो कमरा पापा ने बुक करके रखा था, वो किराए पे लेके रखा था। वो खोलने के बाद ऐसे लगा कि वहाँ से बस सबको उधर बाहर आने वाले हैं, वो जो हंस है वो बाहर आने वाले हैं, यहाँ से यूनिकॉर्न उड़ेगा, ऐसे मतलब समझ रहे हो तुम, गुलाबी बादल आ जाएंगे यहाँ से कहीं से, ऐसे मज़े आ रहे थे वो सुन के कि ये मेरा कमरा है,
यहाँ पे मैं अकेले रहूंगा, कोई नहीं होगा। और इसी को हम जवानी समझ बैठे, क्योंकि तब हमें सुबह 7 बजे उठाने के लिए वहां पे माँ नहीं आने वाली थी कि उठ जाना लायक सुबह हो चुकी है। वहां पे बाप नहीं था कि नाखून कितने बढ़ गए, बाल कितने बढ़ गए, भालू लग रहा है काट के आ जा, नहीं, कोई नहीं है। 2-2 बजे तक सो सकते हैं, कॉलेज बंक कर सकते हैं, क्लासेस बंक कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। और हमने वो करना शुरू किया, बहुत मजे आ रहे थे और लग रहा था कि इसी को जवानी कहते हैं। एक सेमेस्टर बहुत अच्छे से गुजरा, फिर 5 सब्जेक्ट में से 4 बैक लग गए। एक निकला, उसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस, जो किसी का भी बैक नहीं लगता। हमें जवानी का धक्का तब नहीं लगा था, जवानी का धक्का तब लगा जब अगले सेमेस्टर के पहले महीने में बाप ने जिंदगी में पहली बार पूछा कि इतने पैसों का क्या कर रहे हो। अब मैंने कहा कि ये आदमी सलाह, ये आदमी जिसने आज तक किसी भी चीज के लिए मुझे ना नहीं कहा है, ये आदमी मुझे पूछ रहा है कि महज इस महीने के 500,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हो गए। और ये औरत जो मेरी माँ है, जो हर बार मेरी साइड लेती है, उनके पीछे कहाँ से होगी खड़ी, वो कैसे पूछ सकती है कि बताओ कहाँ चले। गुस्सा आ रहा था, गुस्सा हर बच्चे को आया था। गुस्सा इसलिए आया था कि आज तक आपने जो बोला हमने किया। आपने कहा साइंस ले लो, ले ली। आपने कहा उसमें से मैथ्स ले लो, ले लिया। आपने कहा इंजीनियरिंग कर लो, कर लिया। आप कहेंगे एमबीए कर लो, कर लेंगे। आप कहेंगे जो आपको लग जाओ, लग जाएंगे। आप कहेंगे शादी कर लो, कर लेंगे। बच्चे कर लो, कर लेंगे। उसके बीच में खुद की जिंदगी का एक हिस्सा निकाल के खुद के लिए जीने की अगर कोशिश करी, उसमें अगर 500,000 रुपये खर्च हो गए तो आपका क्या जा रहा है, क्या जा रहा है आपका। बच्चों का गुस्सा जायज है, लेकिन तब उतनी अकल नहीं होती है ये समझने की कि माँ बाप उस 1,000 रुपये के लिए चिंतित नहीं है। माँ बाप उसके लिए चिंतित है कि कहीं 1,000 रुपये गलत चीजों या लोगों में ना खर्च हो जाए। गुस्सा आ रहा था। और हिंदुस्तान में ही एक बात है ना, जो हिंदुस्तान में ही है, बस यहाँ हमारे इर्द गिर्द वाले देशों में है कि अगर माँ बाप बच्चों से परेशान है और बच्चे माँ बाप से परेशान है तो आपस में छोड़ के हर एक से बात करेंगे। बच्चा कह रहा है मेरा बाप ऐसा है, दोस्तों को। बाप कह रहा है उनके दोस्तों की, बच्चा हाथ से निकल गया। अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज ही नहीं है। और वो जो चीज है ना, अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो, उसके सामने मिस आके बैठ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। बच्चे वो तमाम चीजें करने लगते हैं जिस चीज से माँ बाप को तकलीफ होगी, ताकि उनको लगे कि हमारा दुख को समझ पाए। वो सारी चीजें उल्टी करने लगते हैं जो माँ बाप ने कहा था कि ये नहीं करनी होती है। उन लोगों में बैठ रहे होते जिनके साथ बैठना नहीं है, ऐसे बाप ने कहा था। वो सारी चीजें कर रहे होते हैं जो चीजें नहीं करनी होती है, ऐसे माँ ने कहा था, क्योंकि बस उन पे गुस्सा है और उनकी नहीं माननी है। वो दौर शुरू हो जाता है जब पहली बार जिंदगी में उनके फोन से या तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या तो कट करना शुरू कर देते हैं, या तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि क्लास चल रहा है, पढ़ रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे होते। और वहां पे माँ बाप अलग चिंतित है कि बच्चा फोन नहीं उठा रहा है। तब लगता है जवानी करीब आ रही है, तब लगता है जवानी का धक्का लग रहा है। और उस दौरान क्या होता है ना कि जो नए दोस्त, जो अच्छों को छोड़ दिया, बुरों को पकड़ लिया, जो नए लोग मिले हैं वो तो कब के छोड़ के चले गए। अब वो जो कमरा है वो जेल लगने लगा है। वो जो फ्लोर है ना, नीचे धंसता जा रहा है, वो दलदल बना जा रहा है। अब नीचे नीचे इतने धंस चुके हैं कि गले तक धंस चुके हैं, बस सांस ले रहे हैं। यही एक सबूत है कि जिंदा है। वो कमरा खाने के लिए उठता है, वो कमरा, उसमें समझ में नहीं आती ये चीज़ें। अंधेरा सा कमरा लगने लगता है, उस कमरे में फंस जाते हैं। घर में जाने की कोशिश बहुत करते हैं, माँ को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उस कमरे में फिर दिन गुजरता है, रात गुजरती है, दिन रात का सिलसिला चलता रहता है। और एक लंबी चौड़ी रात आती है, पर साला दिन आता ही नहीं। उस लंबी रात को कहते हैं जवानी का पहला धक्का, और हिंदी में अवसाद। कभी सुना है? अंग्रेजी में डिप्रेशन। अब लोगों को लगता है ये तो अंग्रेजों की बीमारियां हैं, है ना। हमें तो कब्ज होता है, सर्दी जुकाम बुखार, इसके ऊपर हमारी बीमारियां नहीं है, या सीधे कैंसर। हमें ये डिप्रेशन कब से होने लगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ, ये चीजें तुम बस बोलना शुरू कर दो, पागल हो चुका है, सटिया गया।
क्योंकि ये हर एक चीज़ को पागल का लेबल लगा देते, तो कोई हम बात भी नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं उस दौरान, आपको उस मंजर आपकी ज़िंदगी में जब आया तो आपको याद हो रहा होगा, उस दौरान हम चाहते हैं कि कोई भी आए, बैठे और बात करे यार। कोई भी आए, जाना अनजाना कोई भी आए और किसी भी टॉपिक पे बात करें, बस आए बैठे और बात करें, लेकिन सब दूर से हाथ हिला के चले जाते, कोई नहीं रुकता। हम कहते हैं कोई भी टॉपिक छेड़ दो, कोई भी आ जाओ, बात करो, कह दो निर्मला सीतारमण, कुछ भी कहो, बैठो साइड में बैठो, बात करो, लेकिन कोई नहीं आता। और जब वहां से बाहर निकलते दुनिया पूछने के लिए आती है, अब तक कहां था, अब तक कहां था, क्या बताएं। लगभग सभी ने पूछा कि भाई तो अब तक कहां था। एक जगह थी बड़ी दूर, मेरे अंदर, मैं वहां था, क्या बताएं। लगभग सभी ने पूछा कि भाई तो अब तक कहां था, एक जगह थी बड़ी दूर, मेरे अंदर, मैं वहां था। सुबह से लेकर शाम तक आईने फोड़ा करता था, एक मनहूस दिखता था उसमें जिस चेहरे से मैं डरता था। घर में अंधेरा कर दिन भर घुटनों में सर दे सोता था, रात के हाथ चांद थमाकर दिन रोज रवाना होता था। सुबह नींद तब खुलती थी जब माँ का आता फोन था, पर बता ही नहीं पा रहा था कि इस तरफ कौन था। आंखें तब भर आती थी और मैं ऊपर देखा करता था, पता था नोक टूट चुकी है, पर हर रोज सियाही भरता था। रात दिन हफ्ता महीना महीनों यही हाल, रात दिन हफ्ता महीना महीनों यही हाल। आंखें काली लंबी दाढ़ी घोंसले से बिखरे बाल, सजना सवरना अच्छा रहना वो तो कब का मैंने छोड़ दिया। आईना देखकर सवरता कैसे याद है ना, तोड़ दिया। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, लगातार कहता रहूंगा कि यहाँ से इस दलदल से अगर कोई गुजर रहा है तो डरिए मत, दौर निकल जाता है। और अगर इस दौर से कभी गुजरे नहीं हो, जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आ जाए, जिंदगी किसी भी मोड़ पे किसी भी उम्र में आ सकता है, बस डरिए मत, गुजर जाता है, ठीक है। मुझे वहां से बाहर निकलना था, तब एक बात समझ में आई कि अगर यहाँ से आपको बाहर निकलना है तो ना आपके माँ बाप, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना हस्बैंड, ना वाइफ, यहाँ से आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। यहाँ से आपको पूरी तरीके से कोई बाहर निकाल पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये साले सच्चे दोस्त बाहर निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कितने लोगों का मानना है कि दोस्त बाहर निकाल पाएंगे? समझते हैं, ताली में ताली घुसा दिए हैं जी। कितने लोगों का मानना है खुद ब खुद बाहर आना पड़ता है? क्या बात है, आपको भी जज्बात समझते हैं। पहले वाले सही ट्रैक पे है, दूसरे वाले उस ट्रैक पे गए नहीं। उसका रीजन एक छोटी सी थ्योरी बताते फिर आगे बढ़ते कि दूसरी बार हाथ क्यों ऊपर आया। पहले वालों को लग रहा होगा ना कि ये क्या बात करेंगे, दोस्त नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंसान वो नस्ल है ना, वो जो बहुत ही अजीब सी है, गैरों पे बहुत अच्छे से भरोसा कर लेती है, लेकिन अपन पे भरोसा करने में मौत आ जाती है। क्यों? क्योंकि धोखे बहुत खाए हैं। जो दूसरी बार हाथ ऊपर किया था उन लोगों ने ना, उन्होंने इतने धोखे खा लिए ना कि अब मन ही नहीं करता किसी से पूछे मदद के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया की सबसे मूर्ख प्रजाति हम हैं, कि हमने डिक्लेयर कर दिया वी आर द स्मार्टेस्ट। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? ना मोटी चमड़ी है, ना लंबे नाखून है, ना दांत है, ना कोई डिफेंस सिस्टम है, ना कोई अटैकिंग पावर्स है, ना कोई वॉरफेयर टेक्टिक्स है। अगर आपके हमारे पैर बांध के रखा जाए तो एक चूहा मार के खा जाए हमें, ये हमारी औकात है। फिर भी हम सबसे ऊपर है। और क्यों है पता है? हमारी दुनिया मानो या ना मानो सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे चलती है। मुझे नहीं पता पायलट कौन था, भरोसा है अच्छे से लैंड करा देगा। मुझे नहीं पता होटल वाला कौन है, भरोसा है मेरी प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है। मुझे नहीं पता रेस्टोरेंट के खाने में जहर है या नहीं है, भरोसा है कि नहीं है, खा लेंगे बच जाएंगे। लेकिन अपनों पे जब बारी भरोसा करने की बारी आती है तो दूसरी बार जब हाथ ऊपर आए, उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई साहब, उन्होंने करके देखा और धोखे खाए, 1 2 100 1000। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आपको अगर लग रहा भी होगा कि आप पूरी तरीके से वहाँ से बाहर निकले हो, नहीं निकले हो, अब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश हो, बहुत अच्छे से जी रहे हो, लेकिन जब अकेले में बैठते हो तो एक खलीश जहन में रह जाती है। इसलिए अकेले में बैठ के खुश नहीं होते हो, अकेले में बैठ के ना रोने का मन करता है, सहमा सहमा सा लगता है। पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हो, क्योंकि पूरी तरीके से साफ अगर कोई कर सकता है तुम्हारी उस दलदल की गंदगी को, तो सिर्फ और सिर्फ सच्चा दोस्त कर सकता है। मुझे पता है 100 बार धोखे खाए हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि 101वीं बार ट्राई करके देख लो।
क्या पता कोई हीरा हाथ में लग जाए। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं हम उसके काबिल ही नहीं हैं, तो अभी आपको झूठ साबित कर देते हैं। आज से आपका पहला दोस्त मैं। दूसरे की खोज में निकल जाओ, बहुत आसान है। मैं कहता हूं ना, पूरी तरीके से बाहर निकलना है, बिना किसी खलिश के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी दुख के, सब कुछ भूल के अगर पूरी तरीके से बाहर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ साले सच्चे दोस्त ही बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि फोकट में कुछ करते नहीं है। समझ रहे हो बात को आप? क्या समझा आपको? ठीक है, ये जो फ्लोर है ये दलदल है, ठीक है, ये है मेरी मुंडी, ऐसे धंसा हुआ हूं मैं, ठीक है, और साला ऊपर से देख रहा है। और भाई क्या हाल है? मैं कहा भोसड़ी के बाहर निकाल दे, दम घुट रहा है। क्या करेगा जालिम दुनिया में आकर? दुनिया बहुत बुरी है मेरे भाई, तू ही छोड़ के चला गया था हमें। अंदर ही ठीक है तू, वैसे भी सबमिशन चल रहा है। मैं कह रहा हूं भाई सबमिशन छोड़, तू जो बोलेगा वो करूंगा, बस बाहर निकाल दे यार। सांस नहीं आ रही है, छाती फूल रही है, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को, बस बाहर निकाल दे, तू जो बोलेगा करूंगा। ये नहीं कहना होता है। जैसे मैंने कहा उसके कान खड़े हो गए। कह रहा सच में? मैं कहा हाँ, एक काम कर, ये ले सिगरेट। यहाँ पे कितने लोग जिनको घिन आती है स्मेल से, पसंद नहीं है? क्या बात है। कितने लोग हैं जो फूकते हैं? देखो 10 साल कम जिएंगे, शौक से जिएंगे, ठीक है, हाथ ऊपर करो। ये यहाँ पे 30 क्या दिखा रहे हो? फूकते हैं वो कितने? क्या बात है, शर्म भी नहीं आ रही। उसने कहा कि भाई सिगरेट पी। मैंने कहा तेरे कान में जा रहा है जो तू कह रहा है? मैं कह रहा हूँ मैं परेशान हूँ, किस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग दलदल में फंसा हूँ, और तू कह रहा है सिट्टा फूक ले। ये क्या बात हो गई? अब दोस्तों की खासियत बताते हैं हमको, है ना, वो कभी कोई फिलोसॉफी का डायलॉग नहीं मारते, लेकिन जिंदगी में कभी एक बार भी फिलोसॉफी का डायलॉग मार दिया, ओशो की आत्मा कांपने लगती है। जैसे मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है भाई, इसके पीछे का लॉजिक तो बता। उसने कहा कि देख भाई, तू मान या ना माना, अपनी जो हरामी दुनिया है ना, चलती तो साली लेन देन से है। अगर यहाँ का टार कम करना है तो यहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा। मैं कहूँ बाबा जी नहीं, शिष्य ही बना लो हमें, लेकिन लॉजिक कहाँ है? वो कहता नहीं भाई 2 कश मार के देख। मैं कहा लॉजिक बताओ। वो कह रहा है लॉजिक नहीं, यहाँ पे मैजिक चलता है। 2 कश मार के देख, अगर टेंशन गायब नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा कि सुट्टा फूक। अब यहाँ पे कौन है जो सुट्टा नहीं फूकते हैं, पसंद नहीं है सुट्टा फूकना? आपका नाम सर? विवेक है ना? तो विवेक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन है, अभी तक टूटे नहीं है। हम वीक इंडिपेंडेंट मैन हैं। बचपन में आपने कहानी सुनी है ना कि एक बूढ़ा आता था, बच्चों को अगवा करके लेके जाता था, वो हम हैं, अगवा होने वाले बच्चे। हम बहल जाते हैं, फुसल जाते हैं, कोई अगर फुसला ले तो हम कर देते हैं चीज़ें। हमें लगा कि 2 कश मारने के लिए तो कह रहा है, तब एक बात सीखी कि जो इंसान है ना, ये 2 पल की राहत की सांस के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्यों ना हो। हमने 2 कश मारे और पता चला कि साला ठीक कह रहा था, बस उसने ड्यूरेशन नहीं बताई कि कितनी फूकनी है, कितनी ज़्यादा फूकनी है, फूक फूक के ही मर ही जाना है क्या। लेकिन तब अच्छा लग रहा था, 2 पल की राहत की सांस आ रही थी, लिटरली सांस आ रही थी। और हमें तब सिगरेट नहीं लग रही थी, अब हमें सिगरेट हैरी पॉटर की वॉन्ड लग रही थी। ऐसे किसी टेंशन लाया, ये रत्ती भर की चीज, इसमें जान नहीं है, फिर भी ये मुझ में जान फूक रही है, मिरेकल लग रहा था, ठीक है। और तब वो दिमाग में खुराफात आई, अगर इसमें जान नहीं है फिर भी मुझ में जान फूक रही है, सोचो अगर ये बोल पाती तो। सुनेंगे? फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं ना। अब जो नहीं फूकते हैं उनको तलब लग जाए तो माफ करना, ठीक है। जो फूकते हैं बाद में मिलेंगे। क्या कहती कि शायरी कर मुझ पे, है ना?
शायरी कर मुझ पे एक सुट्टे ने फरमाया था, बुरा नहीं इतना भी महसूस के उसने सुनाया था। सालों साल चुप सा वो आज अचानक झूम उठा, अपने सुलगते होठों से मेरी रूह को चूम बैठा। बता रहा था कि कैसे जिंदगी भी एक सुट्टा है, मिल जाए अगर चाय के साथ तो हर एक कतरा मीठा है। कोई पहली 2 उंगलियों में कोई अंगूठे से पकड़ता है, तब हम सुट्टे को नहीं जनाब, सुट्टा हमको जकड़ता है। भरी बारिश में भीगते कहीं चाय का ठेला देख लिया, एक कट एक लाइट का जुमला तब हमने भी सीख लिया। तब हुई एक बात वहां की चुस्की लबों तक पहुंची ही नहीं, लंबे गीले बाल सुखाती हसीना ठेले तक पहुंच गई। अब देख उसे पनवाड़ी ने बारिश में दौड़ लगाई थी, बिन मांगे एक माल बोरो उसके हाथ थमाई थी। उसका पहला कश लेते ही वो लंबी सांस छोड़ देना और चिल्लाना बड़ी दूर से कि भैया खाते में जोड़ लेना। अब धुएं का बादल बनाती उसकी एक नजर मुझ पे गिरी, सफेद धुआं सफेद टी शर्ट, मानो कोई सफेद परी, वो सफेद गीली काया देख दिल की कली खिल गई। मन में ही माँ को बोल दिया कि माँ, तब मुस्कुरा के बोला उसने इतना घूर मत, जरा होश में आ, जल्दी से उसे फूंक ले, कहीं सुट्टा खत्म ना हो जाए तेरा। नाम पूछ लेना फुर्सत से, जब मुकम्मल तेरी तलब होगी, डर मत भागूंगी नहीं जब तक बारिश खत्म होगी। अब जैसे तैसे मैंने चाय का कप एक घूंट में खाली किया, आधे बचे सुट्टे को एक कश में फूंक लिया। जैसे ही बात बढ़ा था तब तक बारिश रुक चुकी थी, वो भी बिन बादल आसमां को तसल्ली से देख चुकी थी। बाहर इतना पानी फिर भी दिल में सूखा पड़ गया, बनी बनाई बात को खुला आसमां बिगाड़ गया। अभी बगल में खड़ी हसीना नजरों से ओझल हो चुकी थी, 2 पल का सपना दिखाकर असलियत में जा चुकी थी। तब एक मालबोरो मैंने मंगाई, माचिस से उसको आग लगाई, खींचा जैसे ही पहला कश, वो सफेद परी लौट आई और कहा कि छोड़ दे ये सुट्टे की आदत, और कहा कि छोड़ दे ये सुट्टे की आदत इतनी भी अच्छी नहीं, इसी वजह से गवाई जान, वरना होती मैं भी यहीं कहीं। देखिए, मैं प्रवचन देने तो नहीं आया हूं, फूको मरो। मैं ये नहीं कहता कि ये मत पियो या पीने से जान गवा दोगे, चलता है कभी कभार किसी मौके पर अगर 2 कश लगा लोगे, पर घातक है सुट्टा अगर उसमें जिंदगी का मकसद खो जाए। जब तक तुम सुट्टे को पियो ठीक है, बस ध्यान रहे कहीं समझदार है, ठीक है। तो उसने मुझे सुट्टा दिया, अब बाहर खींचा, लेकिन एक बारी में पूरा काम कर दे वो दोस्त कैसा। उसने मुझे हाथ दिया, बाहर खींचा, लेकिन यहां तक, कमर तक। अब पैर इंपॉर्टेंट चीजें अंदर ही है। अब मैं कह रहा हूं ये क्या बदतमीजी है, पूरा बाहर निकाल दियो भाई, इतना ठीक है ना, मैंने कहा सबमिशन चल रहे हैं, हाथ खोल दिया, लिख लियो। और मैं कह रहा हूं बकेती मत कर, देख तूने सुट्टा फूकने के लिए कहा, मैंने माना अभी भी, लेकिन आखिरी बार तू जो बोलेगा वो करूंगा, बस पूरा बाहर निकाल दे। फिर से कान खड़े हो गए। सच में एक काम कर, ये 10 रुपये। यहाँ पे कितने लोग हैं नहीं पीते हैं, पसंद नहीं है? क्या बात है। आपका नाम सर? हाँ भावेश भाई, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन है, टूटे नहीं है, ये नहीं पीते। और मेरा उनका ख्याल भी सेम था, मैं भावेश भाई ही था तब, कि मेरा था ना कि यार मैं नहीं पी रहा, क्योंकि जब पहली बार चक्के देखी थी ना, याद है आपको, बड़ा होने के चक्कर में, तो जब बियर पहली बार चखी थी ना, मैंने कहा घटिया चीज़ है, ना टेस्ट है ना स्मेल है, ऊपर से इतनी महंगी, इतने में मैं कितनी फ्रूटी पी लेता, समझ। यही मेरे दिमाग में, मैंने कहा कि जिंदगी में इसको हाथ नहीं लगाएंगे, बहुत ही वाहियात चीज़ है। उसने कहा कि पी ले। भावेश भाई और मेरा तब एक ही मानना था, एक ही ख्याल था कि हमें नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी? क्योंकि देखो, अब करेक्ट करना मेरा, कि उग्रता से भरी पड़ी,
उग्रता से भरी पड़ी जिसे पीने की कोई वजह नहीं, अमृत से पानी तक जिसके किसी द्रव्य में कोई जगह नहीं, टेढ़े मुंह पीते सारे ये पीने वाले जाने क्यों, मदहोशी में जीते सारे जीने वाले जाने क्यों, जिससे कोई लाभ नहीं, यह हानिकारक मादक द्राव, पीने से जाने मिलता क्या, न रंग न रूप न स्वाद न भाव। है ना भाई? तो हमें भी यही लगता था क्यों ही पीते हैं। उसने कहा देख भाई, देख भावेश, तुझे नहीं पीनी है मत पी, पर महफिल में आकर बैठा तो कर। तो भावेश से निकल के मैं वो बन गया है। कोई यहाँ पे फ्रूटी प्लेयर, चकना प्लेयर, माजा प्लेयर, फंटा प्लेयर, हाथ ऊपर पूरे पूरे करो, शक्लें देखनी है हमें। ग्रुप का होता है ना, 1 2 3 4, सामने कोई नहीं है, 4 4 4 5, ठीक है, 6 7 8। शो गया भाड़ में, पहले बताओ तुम क्यों हो? नहीं, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? चकने के नाम में चकना है तो उसको चकना है। 2 पैक तक तो संभाल के रखा करो। और सबसे अहम, सालों कॉन्ट्री क्यों नहीं देते? अब जब बड़ास निकली है। कौन था यहाँ पे? अब परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? कौन था यहाँ पे? कौन था? मेरे को नाम चाहिए। भावेश भाई के बाद कौन है यहाँ पे? कोई था ना चकना प्लेयर? और जी सर, आपका नाम? विनायक। आपके नाम? आप पियो भी मत सर। भावेश से निकल गए, विनायक भाई बन गए, ठीक है। अब ये फिर भी दोनों स्ट्रांग इंडिपेंडेंट मैन है कि एक चलो बैठ भी गया पर फंसा नहीं, या फिर दोनों बैठते होंगे महफिल में लेकिन फंसे नहीं है, टूटे नहीं है। फिर भी ग्रुप में तीसरा एक होता ही है। हर महफिल में कहेगा भाई थोड़ी पी ले, पी के देख ले, सूंघ के देख ले, चाट के देख ले, स्प्राइट मिला के पी ले, मीठी लगेगी। कभी बाप ने भी खाई है रास्पबेरी, पी के देख ले। मैं कह रहा हूँ भाई क्या बदतमीजी है विनायक भाई? कि क्या बदतमीजी है कि मैं कह रहा हूँ, 6 महीने से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पी रही है, मान क्यों नहीं रहे? नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। लेकिन हमारा यह है ना कि हम थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। और हमें फिर याद आया कि देखो, हमने मैथ्स ली थी 12th के बाद, तो जितना इंटीग्रेशन डेरिवेशन हम कर सकते थे उससे एक हमने इक्वेशन बनाया कि एक काम करते, इनके मुंह पे एक बार पी के ही दिखा देते और बताते कि हमें चढ़ती नहीं है। इक्वेशन ये था कि ये 60 ml, ये 60 kg का क्या ही उखाड़ लेगी। प्लान अच्छा था दोस्तों। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि एक बार के मुंह पे पी के दिखाते हैं और बताते हैं कि हमें चढ़ती बढ़ती नहीं, खुद को संभाल लेंगे, है ना? तो हमने भी कहा कि लाओ वो प्याला। अरे लाओ वो प्याला, मैं देखूं भाई इसके भीतर आखिर क्या। लाओ पी हाला, मैं देखूं आखिर करती भीतर क्या। 1 2 नहीं प्याले 5, यूं पानी जैसे घटक गया मैं, हुआ ना कुछ भी पीकर पड़ के बोल कर। तितलियों पे पैर है, तितलियों पे पैर है, तितलियों पे पैर है, तितलियों पे। तो पलकों पे नाचे हाथी क्यों? तितलियों पे पैर है तो पलकों पे नाचे हाथी क्यों? थी अब तक खामोश खामोशी, ये खामोशी अब गाती क्यों? सुनो गौर से ये धड़कन जो मेरे भीतर धड़क रही, जोर जोर से धड़के जैसे बिजली कोई कड़क रही, वसुधा पे हूँ या इंद्रलोकी है। हो जो भी कोई बात नहीं, मदिरालय तो है यहाँ और मदिरा बिन जज्बात नहीं। तुम साकी हो या इंद्र स्वयं? तुम साकी हो या इंद्र स्वयं? हो जो भी, चलो जाने दो, फर्क ना कुछ अमृत मदिरा में, जो भी हो मुझे पीने दो। देखो, अल्कोहल इज स्टिल इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? और मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा, मेरे को पैसे भी नहीं मिले, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही है, ये उल्टा सीधा कैसे होता है? अब ठीक है?
हाँ अब ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि शराब अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन मेरे कहने का बस एक मतलब है, एक ही चीज़ है, आज सीख के चले जाओ, जो नहीं पीते हैं ना उन्हें कोई हक नहीं है जो पीता है उसे जज करे, ठीक है? क्योंकि जो मिठाई आपने खा के देखी ही नहीं है, कैसा कह सकते हो कि घटिया है, कड़वी है, वाहियात है ना? कभी सोचा है ये पीने वाले क्यों पीते हैं? बताते हैं आपको कि अगर समझ सको ना दुनिया को तुम, कि अगर समझ सको ना दुनिया को तुम, पूछो मदिरा से एक सवाल, मतलब क्या है दुनिया का, किसने किया है इसका हाल? बोल उठेगी मदिरा तब कुछ मतलब नहीं इस दुनिया का, मतलब की ये दुनिया है, बिन मतलब तो इस और न जा। मंजर कुछ अब ठीक नहीं, इस मदिरा लेके बाहर का इंसान बन के पीनी है, रख जात धर्म तू बाहर आ, टकरा दे प्याले से प्याला जैसे टकराए दो दिल, चूम चुका कई होठों को ले, अब तू इस मदिरा से मिल और देखना इसे औरों के जैसे, जन्नत से छल के बूंद सी है, मक्कार नहीं महबूब नहीं, ये माँ के गोद में नींद सी है। अरे अरे होश में आने से डरते सब तभी मदहोशी में जीते हैं, रंगीन जहर है दुनिया ये तभी बेरंग मदिरा पीते हैं। उस दलदल से बाहर निकल के आ गए, अच्छा लग रहा था, हाथ खुल चुके थे, पैर खुल चुके थे, जमीन महसूस हो रही थी, एड़ियाँ उठा पा रहे थे, फिर भी धस नहीं रहे थे। लग रहा था कि हम उड़ सकते हैं, उस चिड़िया में और हम में वही अंतर है कि वो अभी उड़ पाती है, हम बाद में उड़ेंगे। मजे आ रहे थे, समझ में आ रहा था कि जिंदगी इसे कहते हैं, एक पड़ाव निकल जाएगा, फिर एक एक जो ब्लूमिंग पीरियड आएगा ना वो भी उतना ही खूबसूरत होता है। हमें समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि भगवान ने हमारे हाथ में एक ताकत दी है कि हम कविताएं लिख पाते हैं, जुमले बना पाते हैं, नज़में लिख पाते हैं, लेकिन भगवान ने उसके साथ साथ अकल नहीं दी। तो भगवान ने हाथ में तलवार थमाई, लेकिन उसका करना क्या है बताया नहीं, तो हम उससे तब तक पीठ खुजा रहे थे। तब तक हमें लगा कि कविताएं हैं, लिखी जाती है, लिखा करो, लिखते रहो, लोगों से पूछो, बाकी फेलो आर्टिस्ट से पूछो। मैंने लिखना शुरू किया, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। फिर मैंने दोस्तों को भी पूछा कि भाई कविताएं लिखनी है, कविताएं लिखता हूँ, किस टॉपिक पे लिखनी होती है? उसने कहा कि भाई देख, इश्क, मोहब्बत, प्यार, आशिकी, बेवफाई, दिल का टूटना, ब्रेकअप्स, बहुत ज़्यादा ही ब्रेकअप्स, फिर एक पैचअप, फिर उसका बहुत ही घटिया ब्रेकअप, यही लिखना है, मोटा मोटा यही लिखना है। अब मैं कहूँ भाई नहीं लिख पाऊंगा। कैसे नहीं लिख पाएगा? मैं कहूँ पता ही नहीं क्या होता है। कैसे नहीं पता? भाई बॉय स्कूल में था, नहीं पता है। मेरा फीमेल इंटरेक्शन माइनस में था, मुझे नहीं पता लड़कियों से बात कैसी करनी। वो कह रहा ब्रेकअप लिख, कभी हुआ ही नहीं है। 12th तक लड़कियों से बात कैसे करनी वो समझ में नहीं आ रहा, कह रहा ब्रेकअप लिख। यकीन नहीं हो रहा? मोबाइल खोल के देख, सोशल मीडिया पे देख, तुझे हर जगह पे वही देखने को मिलेगा। मैंने मोबाइल खोला, वहां पे भी एक 80 साल का बुढ़ा होता ही था, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी प्यार की बात करता था कि दब्बो मुझे तोड़ के तरी गई। मैं सोचूं ये 80 साल का तजुर्बा भी अगर यही कह रहा है तो शायद यही बात है, ब्रेकअप ही लिखना पड़ता। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कैसे है? उसने कहा कि भाई लड़कियों से बात करना शुरू कर। मुझे नहीं पता था कैसे करनी है, बस पता था कि लिख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं पता था कुछ करना है। तो मैं दोस्तों से लिटरली पूछता था कि सवाल क्या पूछने होते भाई, बात कैसे करनी होती। उसने कहा कि एक सेफ सवाल है, खाना खा लिया क्या? इतना ही पूछ लो। हमने मान लिया। और दूसरा सवाल क्या पूछना होता है उससे पहले वो चला गया। अब लड़की को अप्रोच कर रहे हैं, हर एक लड़के को खाना खा लिया, लेकिन पता ही नहीं अगला सवाल क्या कहना। उसने कहा हाँ, तो फिर अगला सवाल वही पूछ दे, फ्रेश हो गई। ये खाने के बाद वही होता है ना, हमें पता ही नहीं क्या करना है, लेकिन बताया जा रहे हैं, हम जुमले बनाए जा रहे हैं। उसने कहा कि ऐसे समझ कि तेरा बहुत ही घमासान ब्रेकअप हुआ है, इतना गंदा कि कोई तेरी बंदी छीन के लेके गया। मैं कहूँ ये पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं। तो कह रहा नहीं मान ले। फिर हम लिख रहे हैं, हुआ भी नहीं है ब्रेकअप, और लिख रहे कि प्यार मोहब्बत इश्क फला, न जाने क्या क्या पाठ पढ़ बैठे, दुआ किसी और की कबूल हुई, हम टूटते तारे से लड़ बैठे। सुनने में बहुत अच्छा है, पर वाहियात कितना है देख रहे हो आप?
विरह इतना लिख रहे, इतना इतना डीप जाके लिख रहे कि विरह पर ना लिखा करे शायर, गीले पन्नों पे स्याही फैल जाती है। बताओ, डेप्थ देखो, कभी हुआ नहीं है। पर विरह पर इतना ना लिखा करे शायर, गीले पन्नों पे स्याही फैल जाती है। महफिलों के खातिर तो कुरेदता है खुद को और गजलों को तारीफ मिल जाती है। ऐसे ही लोग तालियां बजाते थे, हमें भी अच्छा लगता था और हम लिखे जा रहे थे। जैसे अभी पुणे कोई गया है, पुणे यहाँ से? तो पुणे में एक रोड है, एफसी रोड, जिसे मैं कहता हूँ कि मैजिकल रोड है। अब यहाँ आप मुझे पता नहीं, मुंबई में है ना, तो मैजिकल रोड इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई जिंदगी में कोई खूबसूरत बला अगर एक बार दिख जाए, लड़की दिख जाए, तो दूसरी बार दिखती नहीं है। होता है ना, रास्ते में चलते घूर मिली, मेरे औकात से जरा दूर मिली, देखता रहा उसे पूरा एक पल, पल भर में जन्नत की सैर मिली। किसी भी चीज पे लिखे जा रहे हैं, ऐसी चीजों पे लिखे जा रहे हैं। और लड़कों को कॉन्टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। अगर खूबसूरत लड़की देख भी ली ना तो अकेले तक नहीं रखेंगे, पहले कौन ही मारेंगे भाई, क्या बात है ये। और अगर दोस्त साथ में भी नहीं है तो फोन करके बताएंगे, भाई यार उसमें जो बात थी वो अगला पूछला कौन थी, वो कहता वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ना माता पिता कुछ नहीं, बस उसमें जो बात थी, उस बात में कुछ बात थी, वो कौन थी क्या पता, पर जो भी थी क्या बात थी है, कुछ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ डाटा मिला आपको, कुछ नाउन प्रोनाउन है इसमें, कुछ नहीं है, बस है। लिखे जा रहे हैं, लोगों को पसंद आ जा रहा है, हम खुश हो रहे हैं कि लोगों को हमारी कविताएं, हमारे जुमले पसंद आ रहे हैं। लेकिन ये सब अच्छे से चल रहा था, उसके दौरान हमने करण लिखी, वो लोगों को वो भी पसंद आ गई, फिर बैक ऑन ट्रैक, फिर वही चीज़ें लिख रहे, पता ही नहीं कि क्या लिखना है। जो लिखते हैं वो समझ पाते हैं कि जब इनिशियल डेज होते हैं तो हम मतलब किस दीवार में सर मारे ये समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, हर रोज़ लिखे जा रहे हैं, वो सारा निकल जा रहा है। लेकिन उसी दौरान कुछ कोरोना का एक थर्ड वेव चल रहा था, हमारी लास्ट ईयर चल रही थी, उस दौर से, उस कॉलेज इंजीनियरिंग के दौर से बाहर निकल रहे थे, और कुछ हैदराबाद में एक कांड हो गया ऐसे बीच में, जैसे हिंदुस्तान में हर रोज़ होता है। हैदराबाद में एक कांड हो गया, बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना, बहुत ही वाहियात, बहुत ही जाहिल एक चीज़ हुई, और है ना, तब हमें पहली बार जज्बात महसूस हुए, हमें गुस्सा महसूस हुआ, घिन महसूस हुई, हमें बेबसी महसूस हुई, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे गुस्सा निकाले, क्या करा जाए, क्या करते हैं ऐसे गुस्से पे। क्योंकि अब तक जो लिख रहे थे वो जज्बात के बिना लिख रहे थे, एक यूनिकॉर्न्स की दुनिया लिख रहे थे, यूटोपिया लिख रहे थे, गुलाबी बादल लिख रहे थे, ये सारी चीज़ें लिख रहे थे, जो लिख रहे थे बस महसूस नहीं हो रही थी, छू नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है हैदराबाद में, किसी को याद है कुछ हुआ था हैदराबाद में? बहुत ही घिनौना सा कुछ हुआ था, है ना। क्या है ना कि जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं, हिंदुस्तानियों की ये मिला की बीमारी है कि अगली चाय के साथ और नहाने के बाद हम पिछला खाना भूल जाते हैं, तो परसों पहले की बात हम कहाँ से याद रखेंगे। आखिरी बार आपको याद दिलाएंगे, कुछ चीज़ें होती है ना याद रखने लायक नहीं होती, लेकिन भूल जाना मुनासिब नहीं है ना, तो आखिरी बार याद दिलाएंगे। वो घिनौनी चीज़ हुई, अब गुस्सा आ रहा है, अब सारे जज्बात उमड़ के अंदर से आ रहे हैं, लेकिन इस पर लिखना है कि नहीं, इसकी परमिशन भी है कि नहीं, यही नहीं पता, ये चीज़ ही नहीं पता, तो कैसे लिखेंगे। तब पता चला कि बहुत देर हो चुकी है हमें ये समझने में कि दुनिया में दो तरह के कवि होते हैं, हम शायद दूसरे हैं। एक वो जो लिखते हैं महफिलों में कहर ढाने के लिए, हम लिखते हैं गांव से शहर जाने के लिए। हम दूसरे हैं, हमें घिन आ रही है, दुख हो रहा है, मारने का मन कर रहा है किसी को, इतना घिनौना कांड। तो उसी के चलते मैंने कलम उठाई, एक अभी मुंडे करके एक कवि था, उसको मार गिराया, और साइको शायर ने जिंदगी में पहली बार कलम थामने की कोशिश करी। वहां से साइको शायर लाइफ शुरू होता है। आशा करता हूं आपको शो अच्छा लगा होगा, है ना। शो अच्छा लगा, पसंद आया। देखो, आपकी शाम खराब करने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि आपकी शाम खराब हो। आप इतनी ट्रैफिक में से पैसे दे के एक सीट सिक्योर करते हो कि आपको कुछ सुनने को अच्छा सा मिल जाए, आपका एक रिलैक्सेशन आपको मिले, कविताओं में से कुछ अच्छा सुनने को मिले, और ये हम डिलीवर करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा एक आपके सामने ऑप्शन रखते हैं, दो तरीके से शो आगे बढ़ सकता है। एक
कि जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखते हैं, जो मज़े आ रहे थे आपको, फिर राम सुनाएंगे, कर्ण सुनाएंगे और आपसे विदा ले लेंगे। या फिर दूसरा वो कविताएं, वो शो जिस शो में आपको उठ के जाने का मन करेगा, आपकी शाम 100% बर्बाद होगी, आपको लगेगा कि ये क्या वाहियात बातें कर रहा है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो क्या क्या सुनना चाहेंगे आप? पक्का? तो स्वागत है ना? स्वागत है आपका मेरे पागलों के शहर में। स्वागत है आपका मेरे पागलों के शहर में। इंसानियत अच्छा बुरा सब 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 बाजू में रख देना है, ये पागलों की महफिल है, तो आपको भी पागल होना है। अब यह बात होगी जाहिलों की, उस पढ़े लिखे आवाम की नहीं। मेरी एक भी कविता इन समझदारों के काम की नहीं। तो मैं चलूंगा आगे आगे, आपको पीछे चलना है। पानी दिखे तो डूबना है, आग दिखे तो जलना है। तो मैं चल पड़ा हूं, पर क्या आप सब तैयार है तो चले? माशुका की गली नहीं, रंडियों के मोहल्ले। बताना है लोगों को इंसान वहां भी होते हैं, बताना है लोगों को भगवान वहां भी आते हैं। ये नेताओं का शिष्टाचार, जात धर्म की गुर्बत दिखाएं आपको क्या दिखता है एक विकसित भारत। आए दिन देवी की यहाँ इज्जतें लुट जाती है, आए दिन देवी की यहाँ इज्जतें लुट जाती है। खातूनों की बुरखे में सांसें तक उड़ जाती है। टेबल के नीचे से चलती कैसे हराम खोरी है। यहाँ झूठ बोलना कला है, पर सच बोलना चोरी है। अब सोच रहे हो कहाँ आ रहे आ गए, घिन आ रही होगी ना। और बच्चों को लेके आए हो तो जान जा रही होगी ना। पर बच्चों को ही सुनने दो, ये भारत की भाषा है। आपसे वैसे भी उम्मीद नहीं, बच्चे ही मेरी आशा है। मेरा पागल होना भी तो आपकी ही बदौलत है। तो इस पागल की महफिल में आप सभी का स्वागत है। गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा वो कांड सुन के। कलाकार है, कवि है, गुस्सा कहाँ उतारेंगे? कागज पे उतारेंगे, कलम उठाएंगे और कागज पे उतारेंगे। गुस्सा उन लोगों पे नहीं आ रहा था, उन जाहिलों पे नहीं आ रहा था, उन गीदड़ों पे नहीं आ रहा था। वो तो जाहिल थे, ईमानदार थे, जाहिली दिखा के चले गए। अपना काम तो ईमानदारी से कर रहे थे ना। गुस्सा उन लोगों पे आ रहा था जो अगले दिन मोमबत्तियां लेके सड़कों पे उतर गए। मैं सोचूं ये आग, ये जलती मशालें, ये तो आशा का और ऊर्जा का प्रतीक होती है। यहां से आपको कौन सी होप मिल रही है भाई? कौन सी ऊर्जा मिल रही है आपको? हाँ जी, यहाँ पे हाथ में कटी हुई गर्दन होने के बजाय आप जलती हुई मशालें कहाँ से लेके आ गई? ये छत्रपति का भारत तो कतई नहीं हो सकता। तो उन मोमबत्तियों पे मैंने गुस्सा उतारना शुरू किया। अब वो कहानी आपको बताऊंगा, जैसी थी वैसी ही बताऊंगा, उतनी ही काफी है। उसमें कोई आपको मिर्च मसाला लगा के या फिर कुछ बड़ा चढ़ा के बताने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा आ रहा था बस। मोमबत्तियों का जुलूस निकाला, मोमबत्तियों का जुलूस निकाला। ठंडे जिगर के मुर्दों ने देख रहे थे दूर से जब घिरी हुई थी मर्दों में। मोमबत्तियों का जुलूस निकाला, ठंडे जिगर के मुर्दों ने देख रहे थे दूर से जब घिरी हुई थी मर्दों में। अब मर्द कहे भी तो कैसे इन्हें, ये दरिंदे जिस्म के भूखे हैं। खैर हमें क्या इल्म इस बात का जब तक खुद की बहन की ना सुनते चीखे हैं। उजाले के बाद आ रही है हैवानियत की रातें हैं, दिन में छुपे दरिंदे इन रातों में मंडराते हैं। इसी एक रात के जाले में प्यारी बहना मेरी अटक गई। घना अंधेरा था राहों में, उसी अंधेरे में भटक गई। जासा दिखाकर मदद का छुपाया चेहरा शैतानों ने। घर पे बच्ची ने फोन मिलाया, जब पाया अकेला अनजानों में। काटा फोन, उसने कहा कि घर पे आके सब बात होगी। पर किसे पता था घर से निकलते ही आखिरी मुलाकात होगी। उलझा रहे थे बातों में, उलझा रहे थे बातों में, तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, स्वागत है आजाद हिंदुस्तान में आपका। अब इसी बात की बहुत बधाई। अब हिम्मत है तो सुनो कहानी और मानो कि खुद के बेटी पर लिखी है। घिनौनी लगे तो भी सुन लेना, ये कहानी आंखों देखी है। सड़क किनारे घसीटते फिरो बहन को मेरी ले गए, फट्टे कपड़ों के साथ अंधे कानून को झांसा दे गए। तेरी मेरी बहनें जैसे परोसी हुई दावत ने, गिदड़ों की जात के ये नोचने की आदत इन्हें। मुंह को इनके खून दिख रहा फिर भी सब खामोश है। चलो आओ मोमबत्तियां जलाए, आखिर ये बुज़दिलों का देश है। भूख मिटी थी शैतानों की,
भूख मिटी थी शैतानों की, पर जाहिली ना काफी थी। बेहोश पड़ी थी रास्ते पर जान अभी भी बाकी थी। तो क्या करे अब जिस्म का इस है, तो क्या करे अब जिस्म का इस, मार दे या काट दे? पहले देख तो लो किस धर्म का, ताकि जलाएं या गाड़ दे। हम दूसरे हैं, दूसरी कहानी लिखेंगे। हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि भारत सोने की चिड़िया है। हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि भारत उगते सूरज का देश है। हम लिखेंगे कि भारत अंधेरे में है, भारत कीचड़ में है, भारत गंदगी में है। लेकिन ये भी लिखेंगे कि फिर से सोने की चिड़िया और उगते सूरज का देश बनने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ भारत ही रखता है। लेकिन चीज़ें तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे यहाँ वो हाल रहेगा कि चुनाव आया है चलो दारू के ठेले बंद करो। चुनाव आया है चलो दारू के ठेले बंद करो, देखा होगा ना आपने। चुनाव आया है चलो दारू के ठेले बंद करो। अरे ब्लैक में खरीदेंगे पर शोर थोड़ा कम करो। चुनाव आया है चलो दारू के ठेले बंद करो, ब्लैक में खरीदेंगे पर शोर थोड़ा कम करो। अरे भैया जी वो उस बुड्ढे के पास मिलती है शायद, एक लाठी है एक चश्मा है उसकी यहाँ चलती है शायद। अरे देखा है कहीं पर याद बिल्कुल ना आ रहा, चिढ़ा तो नहीं रहा तो साला क्यों मुस्कुरा रहा। अरे भैया जी चलो छोड़ो, निकालो पैसे, देखो दारू मिलती है क्या, देख 500 की गड्डी उसके लिए खिलती है क्या। और ये तो वही है नोटों पे जो हंसता है। रईस से शायद पैसों से गहरा वास्ता है। पैसों पे तस्वीर है फिर भी कितना अजीब है ये आदमी। एक सफेद कपड़े में लपेटा है खुद को, ये बात नहीं लाजमी। कोई बताओ इसको, तेरी तस्वीर हर एक नोटों पे, ना सोना है ना चांदी है, फिर क्यों मुस्कुराहट तेरी होठों पे। भैया जो देखो अफसर जा रहा है, काला चश्मा नीला कोट, हाथ में चालान की किताब ला रहा है। अरे इन साहब की बस तस्वीर तो मैंने कोर्ट में देखी थी, वो जो खून किया था मैंने, जिसकी सुनवाई अभी तक बाकी थी। हाँ याद आया। अरे पर छोड़ चाबी ला। अरे पर गाड़ी कहाँ है मेरी, और ये केसरिया झंडे किसके है, वो घोड़ी किसने अकेली छोड़ी। भैया जी वो देखो अंधेरे में कुछ चमक रहा है, आंखें हैं किसी की या शमशीर मचल रहा है। लंबी दाढ़ी कमान सी मूछें, माथे पे आधा चांद है उनके, नजरें मानो तलवार की धार जैसे तूफानों में बिजली चमके। भैया जी डर लग रहा है। डर मत, हो सकता है किसी नाटक का किरदार हो, फिर भी अकड़ तो ऐसी है जैसे चल रहा खुद के दरबार में। तब एक आवाज गूंजी बादलों में, मानो कयामत की पुकार थी। वह हंसी बस एक हंसी नहीं, बुलंदी की ललकार थी। सर पे टोपी पहने मूंछों को कोई ताव दे रहा था। शतरंज का कोई प्रधान मानो अपना दाव खेल रहा था। अंगार भर आंखों में जुबा उसकी बोल पड़ी। वो बुढ़ा कोई आम नहीं, स्वयं अहिंसा की मूरत खड़ी। अंग्रेजों की बंदूकों के सामने खड़ी एक आंधी था, एक लाठी थी आजादी की, वो वीर महात्मा गांधी था। और वो नीले कोट का अफसर नहीं, अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था, उसकी कलम का एहसान न जाने कितने भरते पेट पर है। अदबी से नाम ले उनका, वो भारत रत्न अम्बेडकर है। और वो बिजली से बस आंखें नहीं, उन आंखों की शमशीर नवाबी है। नजरें नीची कर कदमों में देख, तेरे सामने शेर शिवाजी है। माफ करना साहिब, गलती हो गई, पर आपका भी नाम बताओ तो आप कभी देखा है कहीं। अपनी गंदी जुबान संभालो। शुक्र करो कि मैं अब तक मौन था, वरना जाके पूछ अपने बाप से कि सरदार भगत सिंह कौन था। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है। मैंने जब ये कहानी सुनी, ये जो हुआ हैदराबाद में, मैं उसके पीछे भागा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, होता ही क्यों रहता है, ये हमें पता है, लेकिन क्यों होता है, इसके पीछे जब मैं भागने की मैंने कोशिश करी तो एक बहुत ही वाहियात सा सच, उसका कारण, उसका कॉज मेरे सामने आया। मैं सोचा है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। उसका रीज़न है ये माइक पे खड़े रहने वाले लोग और उनके मुंह से निकलने वाला एक झूठ, जिसको बहुत ही सजा धजा कर लोगों के सामने परोसा जाता है। ये
ये कॉमेडियंस, ये पोएट्स, ये स्टोरी टेलर्स, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये एक्टर्स, ये पॉलिटिशियंस, जो कोई इस माइक को पकड़ता है एक झूठ बार बार लगातार बोलता है, वही झूठ जो आपके घर में कोने में पड़ी हुई वो सेल्फ हेल्प की किताब अक्सर आपको बताती है, वो झूठ कारण है जो हैदराबाद में चीजें होती है इसका। वो झूठ क्या है पता है आपको? बहुत ही प्यारा सा झूठ है कि सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन आता है। अगर सब्र रखने से सब ठीक हो जाता तो अब तो उस साल को, उस चीज को बरसों बीत गए। अब हैदराबाद में जाके उस बच्ची के बाप के कंधे पे हाथ रख के कह सकता है कोई इसमें से कि नहीं भाई साहब अब भूल जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा? कुछ कुछ चीजें कभी भी ठीक नहीं होती है, पहले ये समझना पड़ेगा। ये झूठ पहले बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसी ही चीजें ठीक हो जाती तो इस आज़ादी के लिए जिसमें तुम बैठे बहुत बड़ी बड़ी शान से और बड़े ही चौड़ से, उस आज़ादी के लिए 3-3 गर्दनें देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब्र रखते आज़ादी मिल जाती। नहीं, चीजें मिलती नहीं है, उसको पाना पड़ता है। इसलिए मैंने कर्ण लिखी। अर्जुन लिखने की मंशा मेरे दिमाग में नहीं आई, मैंने कर्ण इसीलिए लिखी कि चीजें मुझे हर बार मिली नहीं है, हर बार पानी पड़ी है। हमें जो चाहिए हमें पाना पड़ता है। ये जो कविता जब मैंने लोगों को सुनाई और उसमें एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि आखिरी चरण में जब आया मैं और मैंने कहा कि पहले देख तो लो किस धर्म का, ताकि जलाएं या गाड़ दे, तो 2 मिनट के लिए आप पूरी कविता थोड़ी सी भूल गए हैं और आपके चेहरे के सामने, आपके आंखों के सामने कुछ कलर आ गए, कुछ रंग आ गए, कुछ धर्म आ गए, धर्मों के नाम आ गए, कुछ लिबास आ गए, कुछ टोपियां आ गई, कुछ टीके आ गए। आए ना? वो क्यों होता है पता है? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। ह्यूमन साइकोलॉजी बच्चा है, बच्चा बता देगा आपको ये क्यों होता है पता है? किसी लेस इंपॉर्टेंट चीज की तरफ से अगर तुम्हें किसी का ध्यान भटकाना है तो उसके बगल में कोई मोर इंपॉर्टेंट चीज रख दो, वो देख लेगा। तो मान के चले फिर कि ये अगर आपके जहन में वो कलर और वो टोपियां और वो टीके आ गए हैं तो मान के चले कि रेप वेप तो छोटी सी चीजें जनाब, वो जो धर्म का मसला है ना वो जरा इंपॉर्टेंट है। मान ले? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही? हाँ या ना? फिर से पूछ रहा हूँ, इम्तहान लेने वाला हूँ मैं इसके बाद, पक्का नहीं? देखते हैं कितने खरे उतरते हो आप। एक कविता है, इस कविता का एक डिस्क्लेमर है कि पूरी कविता सुने बगैर कोई चप्पल फेंक के नहीं मारेगा। देखते हैं ना कितनी ईमानदारी से ना 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 कहा है आपने। 2 लाइनें सुनने के बाद तो कतई नहीं। पूरी कविता सुनने के बाद मैं खुद लिबर्टी देता हूँ कि जूते फेंकने जूते फेंको, टमाटर फेंकने टमाटर फेंको, या फूल फेंकने फूल फेंको, आपकी मर्जी, लेकिन तब तक नहीं। सुना है कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम? कह सकता हूं 5 मिनट के लिए? हिचकिचाहट बढ़ चुकी है। समझ रहे हैं बातों को, किस तरीके से सोचते हैं हम, ये भी समझ चुका हूं। फिर से पूछ रहा हूँ, कंसर्न के साथ पढ़नी पड़ती है कविता, ऐसे ही नहीं पढ़ सकते वरना मार देते लोग, है ना? फिर से पूछता हूँ, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या होगा इल्जाम हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम, या कह दूं मैं कि सभी एक है? कह सकता हूँ 5 मिनट के लिए? देखो नहीं है, अलग है सब, बस मानने में क्या जा रहा है, क्योंकि वो चिढ़ते नहीं है भाई, कुछ भी कह लो। कभी देखा भगवान चिढ़ते हुए? आजकल अलग ही चल रहा है, भगवान चिढ़ते नहीं है, लेकिन भगवान का ऑन बिहाफ ऑफ भगवान हम ही लोग चिढ़े जा रहे हैं। भाई उन्होंने बनाया है ये विवेक, मेरे दिमाग में जिसने डाला है तो वो भी तो वही है। ये कविता मेरे हाथ से रचने वाले भी तो वही है। तो एक बार छेड़ ले, अपनी ही भगवान है, अपने ही खुदा है, छेड़ सकते हैं। तो क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या होगा इल्जाम कर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम, या कह दूं मैं कि सभी एक है? या कह दूं मैं कि सभी एक है? अवतार एंजल नबी एक है, शहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ो तो क्या बात है। पर खून सभी का अलग है शायद। हाँ या ना? हाँ या ना? देखो नाना पाटेकर झूठ बोल रहे थे। खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। गरम किसी का ठंडा, किसी का उम्दा, किसी का गंदा, किसी का महंगा, किसी का सस्ता, किसी का रेशम, किसी का खस्ता। तो अलग ही है तो अलग रंग दो, ये रंग एक है ऐसे कैसे? खून बहे तो बुरी बात है ना? खून बहे तो जंग नेक है ऐसे कैसे? या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं,
5 मिनट के लिए, मेरे कहने से क्या हो रहा है, हाँ या ना? देखो नहीं यार, फिर भी इतना कैसे डर रहे हो? अपने ही भगवान है भाई साहब, अपने ही खुदा है, छेड़ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हक के आदमी भी परेशान होते हैं, मैं उसको परेशान करते हैं। या तो मान लो आपके हक के नहीं, कह सकता हूँ 5 मिनट, या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था या होगा भी नहीं, तो ना ही मजहबी जंग होगी, ना उनकी वजह कोई रंग होगी। हाँ होगी बहस पर हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर, फिर क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी, हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माएं बेटों के संग होगी। या होगी बर्बाद नस्ल, हर बार अच्छा ही हो जरूरी नहीं है, या होगी बर्बाद नस्ल, सब चोर खूनी लुटेरे होंगे, डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे। तो मैं कह दूं क्या वो है वहां पर? अब तो हाँ बोल दो, अपना अपना उठाना, लेकिन ठीक है। तो मैं कह दूं कि वो है वहां पर, ठीक वही होते हैं जहां पर देख रहा है हमें वहां से, जो दिखते नहीं हमें यहाँ से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारी दिया सहारा, सवारा हमको बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद और एतबार से, भेजा फिर धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनकर चमको, कहा कि मेरा अंश है तुम में, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो, मेरे कार्य की भुजाएं हो तुम, और मेरा सारांश भी तुम हो। मैं शायद खुद को भाप रहा हूँ, जो जीवन तुमको सौंप रहा हूँ, दिखा रहा हूँ भरोसा तुम पर, बस बनाए रखना खुद के दम पर। लौटोगे जब तब स्वागत होगा बड़े प्यार से पास बिठाकर, पर अब से दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो रखो टिका कर। और देखता होगा नीचे, अब तो देखता होगा नीचे, अब तो आंखों में आग भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी झांक कर देखता होगा। भरोसा ही तोड़ा है उसका कि वो शायद ही अब सोता होगा, हम यहां से उसको रुलाते रह गए, वो वहां बैठकर रोता होगा। कभी तो मन करता है कि उसी को नीचे बुलाए और कहे कि अरे आ नीचे, अब आजा भाई रे, आ दुनिया को हाथ लगा, अरे आ नीचे अब आजा भाई रे, आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें, तो आ और इनको आग लगा। आ नीचे आजा भाई रे, आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें, तो आ और इनको आग लगा। पर क्या तू सच में है वहां पर? और है तो तेरा धर्म बता। आ नीचे आजा भाई रे, आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें, तो आ और इनको आग लगा। पर क्या तू सच में है वहां पर? और है तो तेरा धर्म बता। बहस छिड़ी है, नीचे आजा और बता कौन सा धर्म बड़ा। समय के पाबंद हैं हम, बहुत सी बातें हैं। अब आपके दिमाग जहन में आ रहा होगा कि ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा क्या हक बनता है एक 27 साल के लड़के का कि ये हमें ज्ञान बताए, ये सारी चीज़ें बताएं। तो किस्सा आपको बताते हैं, बहुत बार आपने सुना भी होगा, और ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, पर प्रेरणादायक तो है, तो आपको सुना देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर नाम किसी ने सुना है? जिन्होंने नहीं सुना है सुनिएगा, बहुत पढ़िएगा। जिनको राष्ट्र कवि कहा गया है भारत के, तो आपको तो नाम पता होना चाहिए था। खैर, तो दिनकर जी बहुत ही, रश्मि रथी जिन्होंने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो वो कवि भी थे, डेडली वाले, और पॉलिटिशियन भी थे। तो कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप? मेरा एक तो हो चुका। डेडली कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो नेहरू जी के समकालीन थे, और एक बार है ना, नेहरू जी और दिनकर जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, और सारी मीडिया और सारे पत्रकार घेर के खड़े थे, सब लोगों की नज़रें उन पे थी, और चलते चलते नेहरू जी का पैर फिसल गया। नेहरू जी गिरने वाले थे, दिनकर जी ने हाथ पकड़ के थाम लिया, अपने अपने कुर्सी पे जाकर बैठ गए। और बैठ जाने के बाद नेहरू जी ने कहा, यार शुक्रिया दिनकर जी, आपने तो हमें गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी ने एक जवाब दिया, वही मेरा जवाब है कि हम कवि साहित्यिक क्यों लिखते हैं, या हमारा काम नहीं है, हमारा कर्तव्य है। दिनकर जी ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं नेहरू जी, ये तो हमारा फर्ज है। देखिए, जब जब सियासत डगमगाती है तो उसको साहित्य आधार देता है। ये जो कविता मैंने आपको सुनाई, आपने बहुत अच्छे से सुनी। आखिरी की 3 कविताएं आपके सामने रखते हैं। मेरे को शो एंड करना नहीं आता है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। जो कविता आपने सुनी, उस कविता का नाम है भारत, चैप्टर 1 रंग। लेकिन इतने प्यार से अगर सुन ही रहे तो आपके लिए तोहफा तो लाना ही था। तो भारत का चैप्टर 1 रिलीज्ड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। लेकिन भारत का चैप्टर 2 किसी को नहीं पता है, वो आज सुनाएंगे, ठीक है।
दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास। क्या 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 परोसे आपको, क्या पूछे आपसे, क्या मांगे आपसे, क्या दे आपको? हमारे पास क्या है जी? अगर समय रहता है तो पक्का, ठीक है, डन। तो दूसरा कुछ देखो, लोग मांगते भी तो कविताएं हैं। क्या है हमारे पास? एक कलम है, एक कापी है, एक कवि का झोला है, एक कहानी, एक किरदार और कुछ लोगों का मेला है। ये एक शहर की एक गली में दोपहर या शाम तलक एक कविता आधी रह गई, एक पहुंची अंजाम तलक। कभी बीच में रुक जाता हूँ, पूछता हूँ तुम क्यों आते हो, क्यों मेरी कहानी सुनते सुनते खुद की सुनने लग जाते हो? राब्ता है कोई मुझसे? राब्ता है कोई मुझसे? अगर नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? अनजान हूं तो क्यों कहते हो यार ये मेरे जैसा क्यों? किरदार चाहे अलग अलग तो किरदारों को देख नहीं, सबकी कहानी एक सी है, अंतर्य के एक नहीं। तभी सुनाऊं आकर तुमको तुम्हारे शहर तुम्हारी गली में, बताऊं तुमको क्या छुपा है फूल बन रही किसी कली में। फिर उठाकर झोला अपना चल पड़ूं जहां पाँव कहे, क्योंकि नक्शे में ऐसा गाँव नहीं जिसे बंजारे का गाँव कहे। आपको बहुत बहला फुसला कर यहाँ तक लाया है मैंने। इसका रीज़न ये है कि ये साइको शायर लाइव शो ख़त्म होने वाला है, ये यूट्यूब पे जाएगा और उसके बाद एक नया शो लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है अंधाधुन। तो वो शो 18+ रहेगा, बच्चे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, घर पे बांध के आ जाना। लेकिन वो जो नया शो है उसमें वो सारी कविताएं हैं जो कविताएं आप सोच भी नहीं सकते, या मैं भी सोच नहीं सकता था कि मैं लिखने वाला हूँ। उसकी बस ये झलक आपको दिखाऊंगा इस आखिरी कविता में, जिस कविता का नाम है भारत चैप्टर 2 व्यंग।